अध्याय 6 देख रहे हैं डेमोक्रेटिक राइट्स, लोकतांत्रिक अधिकार। डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में आज बात करेंगे हमने जो चर्चा की है अभी तक, जिसमें हमने बात की इलेक्शंस की, निर्वाचन की, डेमोक्रेसी की बात की, लोकतंत्र की डेफिनेशन की बात करी और उसके बाद देखा कि राजनीतिक संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं कैसे काम करती हैं, क्या होती हैं ये। बस इसके अलावा निर्वाचन और इंस्टीट्यूशन के अलावा एक और तीसरा एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये तीसरा एलिमेंट क्या होता है? ये होता है या ये होती है राइट्स। ये होते हैं अधिकार। ये राइट्स, अधिकार गवर्नमेंट को या कहें सरकार को लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक बनाती है। तो क्या अधिकार होते हैं हमारे? क्यों हमें अधिकार की जरूरत होती है? अगर अधिकार ना हो तो क्या काम नहीं चलेगा? इसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, जो हिंदुस्तान के संविधान में हमें मूल अधिकार मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और इन फंडामेंटल राइट्स को कौन हमें प्रोटेक्ट करेगा? केवल चीजें बनाने से काम नहीं चलेगा, इसको लागू कौन करता है, इसको सुरक्षित कौन कर सकता है, संरक्षण कौन प्रदान करता है। पहले मैं आपको कुछ गतिविधियां बताऊंगा कि जिंदगी आपकी कैसी हो जाएगी अगर आपके पास राइट्स ना हो। आप 18 साल के हो गए हैं, बालिग हो गए हैं, आपके पिताजी माताजी कहते हैं बेटा घर से बाहर नहीं जाना, जो भी करें घर पे करें, जो भी काम करना है घर पे कीजिए, और वो जो चाहते हैं वो आपके ऊपर कहते हैं कि आप ये काम करें। मतलब एक तरीके से आपके पास सारे अधिकार हैं, लेकिन आपको घर से वो अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं, आप नहीं जा कर सकते अपने हिसाब से चीजें। आपको क्या लगेगा? कुछ आप में से बात मान लेंगे, लेकिन कुछ को लगेगा कि ये मेरी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि वाकई में अगर आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं या ऐसे महकमे में, ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं जहां आपके पास अधिकार नहीं है, तो आपको कैसा फील होगा, आपकी जिंदगी कैसे परिवर्तित होगी। ये प्रिजन है ग्वांटानामो बे में। आप देखें क्यूबा का एक निचला पार्ट है, अमेरिका के पास है। ये इसको कहते हैं ग्वांटानामो बे। बहुत नाम सुना होगा आपने इसमें। होता क्या है यहां पर कैदी हैं, ये कैदी हैं जिनको यहां पर लाया गया है, टॉर्चर किया जाता है ब्रूटली, अमानवीय तरीके से इनके ऊपर अत्याचार होते हैं कैदी के नाम पे। इनसे बात निकालने के लिए या जो भी तरीका अपनाए गए होंगे वहां पे। तो राइट्स क्या होते हैं? अधिकार वो क्लेम्स है मेरे और आपके, जो समाज रिकॉग्नाइज करता है, मानता है और कानून द्वारा प्रतिपादित है, सैंक्शन है। कानून ने आपको कुछ लॉ दिए हैं, कानून ने कुछ आपको अधिकार दिए हैं और समाज के दायरे में रहकर ये अधिकार आपको मिले हुए हैं। सोसाइटी कहती है, समाज जानता है कि हाँ ये आपके अधिकार हैं। तो केस स्टडी या एक एग्जाम्पल देखेंगे। ये एक प्रिजन है, जेल है जी बे में, ग्वांटानामो बे। 600 लोग, पूरे विश्व से 600 लोग यूनाइटेड स्टेट्स के फोर्सेस ने उठा लिए। इनको रखा गया इस जी बे में। और जैसे मैंने बताया कि ये क्यूबा के करीब एक जगह है जो अमेरिका की नेवी, यूएस नेवी इसको कंट्रोल करती है। अब इन पे आरोप ये थे कि जो 9/11 का अटैक था, सितंबर 11, 2001 का, न्यूयॉर्क में ट्विन टावर गिरा दिए गए थे। 9/11 अटैक फेमसली इसको कहा जाता है। इन सब पे ये आरोप था कि ये सब इसमें इन्वॉल्व है। यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी ने इनको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद इनका इंटरोगेशन हुआ, इनसे पूछताछ हुई और आर्मी डिसाइड करती है यहां पर कि भाई इनको रखा जाए कि नहीं रखा जाए।
बहुत सारे ऐसे केस थे जो गवर्नमेंट थी जिस कंट्री से इनको उठा के लाया गया था उनको बताया भी नहीं गया कि भाई आपके सिटीजन्स को हमने उठा लिया है और हमने उनको ऐसे जगह रख दिया है जहां हम उन पे अमानवीय अत्याचार कर रहे हैं पूछताछ के नाम पर। कोई मजिस्ट्रेट नहीं, कोई कोई कानून नहीं, उठाया और रख दिया क्योंकि शक था। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी संस्था है, एक मानवाधिकार की संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है, बहुत नाम है इसका। इसने इंफॉर्मेशन ली, जानकारी प्राप्त की और देखा कि जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं जीबे में, और रिपोर्ट किया कि ये जो लोग हैं यहाँ पर लाए गए हैं इनको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है और जो यूएस लॉज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के जो खुद के लॉज हैं, कुछ कानून हैं, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इन्होंने कहा कि भाई जब ये रिपोर्ट निकाली तब लोगों ने जाना कि वहाँ क्या हो रहा है। जिसे कहते हैं एलिजिड, आरोपी हैं ये, वो लोग नहीं है जिन्होंने किया है लेकिन इन पर आरोप है। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कहा था कि ये जीबे का जो प्रिजन है इसको आप बंद कीजिए, इसको बंद किया जाना चाहिए। लेकिन यूएस, आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का पावर क्या है, जहां पर भी कुछ गड़बड़ियां होती है, वॉर होता है, वहां पर यूएस का नाम जरूर आता है। देशों को तबाह करने में, देशों में इन्फिल्ट्रेट करने में यूनाइटेड स्टेट्स सबसे आगे है। तो ये जो 600 लोग हैं, आपने देखा कि ये इंसान है, इनमें जान है। मान लीजिए इन्होंने किया भी हो, मान लीजिए इन्होंने किया, हमें ये मान के चलते हैं, लेकिन फिर भी इनको बगैर किसी अधिकार के उठाया गया, रखा गया और खूब बुरी तरह टॉर्चर किया गया किसी को बताए बगैर। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर लोगों के पास राइट्स नहीं है, सिटीजन्स राइट नहीं है। खासतौर पे सऊदी अरेबिया में औरतों की क्या सिचुएशन है। ये जो कंट्री है इसको रूल करते हैं राजा, हेरिडिटरी किंग, मतलब पहले राजा थे, उसके बाद अभी राजा है, किंग और प्रिंसेस होते हैं वहां पे। मतलब लोगों के पास कोई इलेक्ट करने का कोई रोल तो है नहीं, वो अपने राजा को चेंज तो कर नहीं सकते। जो किंग है वही अपना विधायिका चुनती है, वही अपने कार्यपालिका चुनती है, वही जज को चुनती है, जो किंग है राजा, और जो राज परिवार है। और वो जो भी जज डिसीजन लेता है उसको चेंज भी कर सकती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनाई जा सकती, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकता, और कोई भी मीडिया में ऐसी चीज नहीं आ सकती जो किसी इनके खिलाफ हो, या कहें फिल्टर करके उनको देना पड़ता है। कोई भी किंग के अगेंस्ट चीज नहीं लिखी जा सकती। फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, इस्लामिक कंट्री है। जो नॉन मुस्लिम है वो अपने रिलीजन कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेटली कर सकते हैं, पब्लिक में नहीं कर सकते। औरतें, उनको जबरदस्त पब्लिक रिस्ट्रिक्शन है, अकेले बाहर नहीं जा सकती, कोई ना कोई एक आदमी होना चाहिए उनके साथ, और वोट तो खरीद नहीं सकती। बहुत सारी चीजें इनमें थी, विदेश ट्रैवल नहीं कर सकती अकेले। तो बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो औरतों को होने चाहिए। ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड है औरतें इस जगह पे। ये इक्वल नहीं है और इक्वल नहीं माना जाता, लेकिन ये ऐसा, मैं अभी किताब के तौर पे बता रहा हूं, ऐसा अभी है नहीं, सब चेंज हो गया है। तो सऊदी अरेबिया की अगर मैं जियो लोकेशन आपको बताऊं तो हमारे करीब में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 घंटे का रास्ता है। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो मानव अधिकार के हिसाब से, राइट्स के हिसाब से, अधिकारों के हिसाब से एक राजा के हाथ में है और बाकी लोगों को बहुत कम राइट्स है। लेकिन सऊदी अरेबिया बहुत एडवांस कंट्री है, ध्यान नहीं रखिएगा। अब इसमें क्या हुआ थोड़ा मैं आपको बताता हूं। अब मौतें कैसी होती, एथनिक मैसेकर, मतलब जाति, जनजाति, धर्म, रिलीजन, क्रीड के आधार पे लोगों को मारना। कोसोवो देखिएगा, ये कोसोवो ये प्रोविंस यूगोस्लाविया का था, जिससे पहले कि इसको टूटा जा गया। ये अल्बेनियन जो लोग हैं इनको इलेक्टेड गवर्नमेंट ने मारा, इन सब की हत्या की। कोसोवो जो पहले प्रोविंस था, जैसे हमारे स्टेट्स होते हैं, यूगोस्लाविया जब टूटा उसके पहले, इस कोसोवो की बात अगर मैं कर रहा हूं तो यहाँ एथनिसिटी, जैसे हमारे हिंदू मुसलमान होते हैं वहां पर भी इस तरीके से एथनिसिटी है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो अल्बेनियन ज्यादा थे, अल्बेनियंस प्रजाति के लोग ज्यादा थे।
लेकिन यहां पर देखें कि पूरे देश में यूगोस्लाविया में जो सर्ब्स थे वो मेजॉरिटी में थे। मेजॉरिटी किसकी थी? सर्ब्स की। ये कोसोवो में अल्बानियंस थे। यहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकायदा चुनी गई। यहां पर आए मिलोसेविच, जिसको मिलोसेविच करके बोला जाता है। इलेक्शन जीते, लोगों ने जिताया, लेकिन ये गवर्नमेंट इन अल्बानियंस के बड़े खिलाफ थी। इन्होंने, वो चाहते थे कि जो सर्ब है वो इस कंट्री को डोमिनेट करें, तो उन्होंने एथनिक क्लिंजिंग की, जिसे कहते हैं साफ करना, मारना, हत्या कर देना। तो अल्बानियंस को मारा गया। मास ग्रेव्स मिली। मास ग्रेव्स यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ ग्रेव में दबे पाए गए, बुरी तरह मारा गया इनको। तो इस तरीके से एक गवर्नमेंट को चूज किया आपने, इलेक्ट किया, और वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो लोगों को मार रही है। ये जो मैसेकर है, हत्या, ये किसने की? ये आर्मी ने की। ये उस आर्मी ने की जो लीडर के अंडर में काम कर रहा है, वो लीडर जिसको आपने चुना है, वो लीडर जिसको वहां के सिटीजन्स ने चुना है। मिलोसेविच इतना बेहतरीन काम किया उन्होंने कि इनको जस्टिस तो मिलना ही था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, यहाँ पर इनको माना गया कि इन्होंने बहुत सारे काउंट्स कि भाई इन्होंने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम किया है, लेकिन वो तो कर दिया ना इन्होंने। मिलोसेविच ने हजारों अल्बानियंस को मौत के, चाहे बच्चे हों औरतें हों, मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद अगर 60-70 का आदमी होके अगर वो चला भी गया जेल में तो क्या फर्क पड़ता है? आप समझ रहे हैं ये राइट्स क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है हमारे लिए। हमने एग्जाम्पल जो लिया कोसोवो का बात की हमने, सऊदी अरेबिया की बात की हमने, और यूनाइटेड स्टेट्स की बात की, जो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर जिस तरीके से लोगों के ऊपर पेशाब की जाती थी, पेशाब पिलाया जाता था, और जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वहां पर लोगों को रखा जाता था कि वहीं करो वहीं रहो। तो जो मैं और आप हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हम करते हैं, हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हैं, राजनीतिक काम कर सकते हैं, राजनीतिक पार्टियां बनाते हैं। तो हमारे राइट्स क्या है? अधिकार का मतलब क्या है? राइट हमारी ऐसी गारंटी होती है कि जिसको हम उपयोग कर सकते हैं अगर कोई चीज़ गलत होती है। अगर हमारे पास अधिकार होंगे तभी तो हम बोल सकते हैं कि देखिए ये आप जो ये कर रहे हैं गलत है, ये मेरे राइट के खिलाफ है, ये मेरे अधिकारों के खिलाफ है। गवर्नमेंट के पास ये अधिकार नहीं, उसके ऊपर ये लीवरेज है कि भाई आपको वहां के सिटीजन्स के राइट, अधिकारों की सुरक्षा करनी है। गवर्नमेंट के ऊपर ये दबाव है। तो जितनी भी डेमोक्रेसीज हम देखते हैं, तो जो राइट्स, मूल अधिकार एक सिटीजन के होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। जितनी भी मैक्सिमम डेमोक्रेसीज हैं, संविधान में दर्ज होता है कि ये यहाँ के लोगों के मूल अधिकार हैं, बेसिक राइट्स हैं। राइट्स, अब इसको थोड़ा सा बताता हूं। ये क्लेम्स होते हैं, जैसे हमने पहले परिभाषा इसकी घड़ी कि ये क्लेम्स होती हैं कि आपके क्या अधिकार हैं, और सोसाइटी, समाज इसकी को रिकॉग्नाइज करती है, और गवर्नमेंट इसकी सुरक्षा करती है। तो क्लेम्स एक इंसान के कि भाई मेरे दूसरे फेलो बीइंग्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए कि मेरे ये राइट्स हैं, मेरे ये अधिकार हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने राइट्स का, अपने अधिकारों का उपयोग करें और दूसरों को परेशान करें या उनके राइट्स को खराब करें। यानी कि आप गेम तो खेल सकते हैं, अगर आप गेम खेल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर शीशे तोड़े लोगों के, बहुत हुड़दंग मचाएं, बदमाशी करें, तो क्या ये राइट्स होंगे आपके? ये लॉ के खिलाफ हो जाएगा। तो जो समाज जिसे रिकॉग्नाइज करता है, समाज जिसकी मान्यता देता है, राइट, ये समाज को राइट देना पड़ेगा, तभी आपके राइट्स बनेंगे। अगर आपका समाज, जिस समाज में आप रहते हैं, जैसे हिंदुस्तान का समाज कनाडा के समाज के बराबर नहीं है, हमारे और उनमें बड़ी भिन्नता है, तो हमारे जो राइट्स हैं उनके राइट्स में भिन्नता हो सकती है कई जगह पे।
कई राइट्स अलग हो सकते हैं। सऊदी अरब की बात करें हम, अगर आपको मैं अभी जो मैंने कहानी बताई, आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी, थोड़ा सा गुस्सा आ गया होगा सऊदी अरब के खिलाफ, लेकिन आप देखें सऊदी अरब में हम कभी नहीं जाएंगे। ये तो कितनी बेकार कंट्री है, यहाँ पर तो ये लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आप देखिए, आप सऊदी अरेबिया में जाइए और वहाँ के लोगों से पूछिए, तो आपको मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि ये समाज है और समाज में ये एक्सेप्टेड है। औरतें खुद, चाहे 10 में से 2 औरतें खिलाफ बोल रही हो, 8 फेवर में बोल रही हैं। इसीलिए वो देश इतना तरक्की कर गया है कि वो विश्व में एक उसकी हैसियत है, बहुत बड़ी पोजीशन पे है। वो पूरे उस अरब इलाके में ईरान और सऊदी अरब ही है जो बड़े देश हैं। तो जब आपका समाज इस चीज को मानने लगता है या उसको एग्री करने लगता है, तो यहां पर आप कहेंगे कि ये अधिकार सामाजिक मान्यता प्राप्त है। अच्छा, अगर आपको लगे कि भाई आपके सिटीजन के खिलाफ कोई बात हो रही है, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। तो राइट्स फिर से बताता हूं, इसको जरा दिमाग में बैठा लीजिए। राइट में मैं जरा एक शब्द जोड़ रहा हूं, रीजनेबल क्लेम्स। क्लेम नहीं, आप रीजनेबल क्लेम इसके साथ जोड़ दिया जाएगा कि जो समाज की मान्यता है और लॉ कानून इसकी सुरक्षा देता है। लेकिन ये अब क्लेम जो आप मांगा है आपने, उसके आगे रीजनेबल डालिए। रीजनेबल मतलब वो रीजनेबल होना चाहिए, समाज भी उसे एग्री करे और दूसरे कोई हर्ट भी ना हो इससे। ओके, अब बात आती है कि व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। अब सवाल वही दोबारा उठ के आ गया, हमें चाहिए क्यों? मैं एक एग्जांपल लेता हूं। 80% पॉपुलेशन हिंदुस्तान में हिंदुओं की है, करीबन 14% 15% मुसलमानों की है, उसके बाद आप 1.8% सिख की है, बुद्धिस्ट सिख इनकी 1% ले लीजिए। तो मेजॉरिटी में कौन है? हिंदूज की। अगर मेजॉरिटी पावर जो है हिंदू की आ जाती है, और हिंदूज नॉर्मली हर हिंदू बहुत अच्छा होता है, लेकिन हर कम्युनिटी में गलत लोग भी होते हैं। तो यहाँ पर कुछ 4-5 लोग ऐसे होंगे जो कोशिश करेंगे कि मुसलमानों को मारो भगाओ या सिखों को मारो भगाओ, जो 1984 में हुआ, क्रिश्चियन को मारो भगाओ जला दो जिंदा, जो उड़ीसा में हुआ। तो आप देखिए, जर्मनी के एग्जाम्पल लेता हूं, वहां पर हिटलर आया और उसने सारे ज्यूज को गैस चैम्बर में डाल के मार दिया। तो जरूरी ये हो जाता है कि जब आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, वो हेल्पलेस हैं, उनके पास न तो पैसा है, ना पावर है, ना कुछ है, वो बेचारे बहुत कम है। एक बड़े भाई का काम होता है छोटे भाई की मदद करें। तो जरूरी ये हो जाता है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को दबाए ना, ऑप्रेस ना करे। क्योंकि देखिए, यहां पर कुछ गलत लोग होंगे, जरूर होंगे, जो गलत बात करते हैं, गलत प्रोपेगेंडा फैलाते हैं न्यूज में या फिर चाहे न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में। इससे होता यह है कि माइनॉरिटी का दमन होता है, माइनॉरिटी परेशान होती है। क्योंकि माइनॉरिटी आपका छोटा भाई है, अगर आप उसको थप्पड़ मार देंगे, वो बेचारा बहुत छोटा है, उसका क्या करोगे आप? वो तो रोता रहेगा। तो ऑपरेशन ना हो। जैसे मैं फिर से बताता हूं, आपका अगर मान लीजिए आपका जो भाई है, इसी एग्जाम्पल लेता हूं, भाई जो है बाहर से अगर पिट रहा हो, तो आप उसको सेव करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि आपका भाई है, यही बात है। बहुत सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे मूल अधिकार लिखा हुआ है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्लियर चीज लिखी हुई है कि ये हमारे लॉज हैं। हिंदुस्तान में भी हमारे जो संविधान है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये राइट्स है, मूल अधिकार है। फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार हो गए, ध्यान रखें, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है इंसान की जिंदगी को। राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स हो गया, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पहली चीज क्या है? राइट टू इक्वालिटी, बराबरी, समानता का अधिकार। जो लॉ है, कानून है, वो सभी के लिए बराबर है। चाहे आप प्रेसिडेंट हो, चाहे आप मिल में काम करते हुए मजदूर हो, कोई किसी का भी स्टेटस लॉ के आड़े नहीं आता। रूल ऑफ लॉ से चलेगा। जो लॉ है, जो कानून है,
वो सबके लिए एक जैसा है, बराबर है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कानून से ऊपर है। इसका मतलब इसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक साहब थे, एक पुराने प्राइम मिनिस्टर, वो कोर्ट गए, जैसे मैं और आप जाएंगे और उनके ऊपर चार्जेस लगे चीटिंग के, तो उनका भी बाकायदा केस चला। गवर्नमेंट है, सरकार जो होगा या सरकार जो होगी वो किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी काम नहीं कर सकती। ये कहे कि रेस तुम्हारी ये है, रिलीजन तुम्हारा ये है, या तुम औरत हो या तुम वहाँ पैदा हुए हो। कोई भी ऐसी जगह जो पब्लिक प्लेसेस है, जैसे कोई भी शॉप हो गई, रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, सिनेमा हॉल्स हो गए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। जैसे पब्लिक की चीज़ें हैं, नदियाँ, नाले, नहाने के घाट, प्लेग्राउंड, खेल के मैदान, रोड, कोई रिसोर्ट जो गवर्नमेंट चलाती है और जो सामान्य पब्लिक के लिए अवेलेबल है, वहाँ पर किसी को आप रोक नहीं सकते। ये हमने जैसे बताया 6 फंडामेंटल राइट थे, और राइट टू इक्वालिटी बोलती है कि ये कानून सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो आदमी कोई भी हो। इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉज। जो देश है वो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलेगा। गवर्नमेंट किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, किसी के खिलाफ हीन भावना नहीं रखेगी, चाहे वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हो। लेकिन देखिए, ट्रेडिशनल अगर हम कास्ट सिस्टम देखें, हिंदुस्तानी को ऐसा गर्व प्राप्त है कि उसके पास वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये सब हमारे पास है। तो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम में ये चला। देखें, जो आज की बात अगर मैं करूं तो चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, रोजगार हो या अपॉर्चुनिटी हो, किसी भी पोजीशन के लिए कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है। कोई भी औरत अप्लाई कर सकती है, कोई भी सिख अप्लाई कर सकता है, कोई भी आदिवासी अप्लाई कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को 21.7% ऐसे करके ओबीसी को भी दिया है, रिजर्वेशन दिया है। और कई ऐसे गवर्नमेंट है जो औरतों को भी रिजर्वेशन देती है, और ख़ास तौर पे फिजिकली हैंडिकैप जो दिव्यांग होते हैं, विकलांग होते हैं, उनको भी दिया जाता है रिजर्वेशन, आरक्षण। आप ये कहेंगे कि भाई जब आप राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर SC ST OBC को आपने रिजर्वेशन क्यों दिया? आप बराबरी की बात करते हैं और आप आरक्षण भी देते हैं। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं ना आप। मान लीजिए आप एग्ज़ाम देते हैं, आपके फादर गवर्नमेंट अधिकारी हैं, आपके पास ठीक ठाक पैसा है, अच्छी कोचिंग क्लास में जाते हैं, खाने पीने के लिए आपके पास अच्छा खाना है, भरपूर खाना है। तो लेकिन एक लड़का है, एक बेचारा अपने घर का सारा काम करता है, उसके पास वो अपने घर में सारा कमा के देता है, और वो कोशिश करता है कि मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहूँगा या फिर किसी एग्ज़ाम में मैं बैठना चाहूँगा। ये इतना गरीब है, ये इतना लाचार है कि इसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसके पास वो सुविधाएं, संसाधन नहीं है कि वो आपकी बराबरी कहीं नहीं कर सकता। तो इस आदमी को आपके लेवल पे लाएंगे तभी तो आप दोनों एग्ज़ाम में बैठेंगे, बराबरी तो होनी चाहिए। तो ये जो थ्रस्ट होता है बराबरी देने के लिए, ये रिजर्वेशन ज़रूरी हो जाते हैं, आरक्षण ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए तो कभी कभी कुछ स्पेशल प्रिविलेज देने पड़ेंगे। जैसे अगर आप कहें SC ST OBC या मुसलमान, ये सब की हालत बहुत ख़राब है। ये हमारे देश में एक तरीके से बहुत पिछड़े हैं। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि इनको आरक्षण देना ज़रूरी हो जाता है। ख़ासतौर पे SC ST OBC को तो देना ही पड़ेगा, और दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर लिखा है कि ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इनको आरक्षण देना ये ज़रूरत है, क्योंकि हमारी व्यवस्था ऐसी है। अनटचेबिलिटी याद है आपको, कि कोई छू ना जाए या दूर तक गुजर ना जाए, जो शूद्रों के साथ किया जाता था, अति शूद्रों के साथ। अब देखें आप कि जो किसी और कम्युनिटी को बिलोंग करता है, क्या ये सही था? अनटचेबिलिटी अब पनिशेबल ऑफेंस है। किसी के हाथ का पानी नहीं पिएंगे, किसी के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, सब गलत हो गया अब ये। राइट टू फ्रीडम, इसका क्या मतलब है? फ्रीडम मतलब ये होता है स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि आप मेरे कामों में दखल मत दीजिए, आप मेरे कामों में अपनी टांग ना अड़ाइए, या मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दीजिए,
है ना। मैं अगर जब तक आपको ना कहूं कि आप मुझे मेरे काम में इंटरफेयर करिए तब तक आप मत करिए। अब एक गवर्नमेंट है, आप कुछ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट हर चीज में आपको परेशान कर रही है, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये ज्वाइन करवाओ, वो ज्वाइन करवाओ, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो आप कैसे जिएंगे? आप तो इसी काम में लग जाएंगे। तो मेरे और आपके काम में, हमारे अफेयर्स में, मैं किसी से मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं, आप कौन होते हैं कुछ कहने वाले? हम दोनों बालिग हैं। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो। हिंदुस्तान के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं हमारे देश के, उनको कुछ फ्रीडम मिले हुए हैं, उनको कुछ फ्रीडम होना चाहिए, स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं कुछ भी कह सकता हूं, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूं, मेरे दिमाग में है, मेरे दिल में है, मैं क्यों नहीं कहूंगा? आप ये नहीं कह सकते कि मेरी जबान बंद कर दें, या फिर मैं कुछ कहूं तो मुझ पे टाड़ा लगा दें, पूसा लगा दें, या फिर कोई भी देशद्रोही साबित करके मुझे जेल में डाल दें। गलत है ना ये। आप कुछ भी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में लिख सकते हैं। अगर आप पेंटर है, पेंटिंग कर लीजिए। अगर आप पोएट है तो आप पोएट्री लिख लीजिए। गाना है तो गाना गा लीजिए। अपने हिसाब से आप अपने आप को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा एक्सप्रेस मत करिए, इस तरीके से मत करिए कि ये इससे कोई वायलेंस हो जाए, मतलब वायलेंस की शुरुआत हो जाए, लड़ाई की शुरुआत हो जाए, झगड़ों की शुरुआत हो जाए और दंगों की शुरुआत हो जाए। कुछ ऐसा मत करिए, मतलब फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन ऐसा भी ना हो जिससे समाज में कुछ लड़ाई या झगड़ा या वायलेंस फैले। ये ध्यान रखिएगा। बाकी सब आप कुछ भी कर सकते हैं। अब पहले ये समझिए कि हमारे पास एक तो ये हो गया स्पीच और एक्सप्रेशन। अगली बात आती है असेंबली इन पीसफुल मैनर। लोग जुड़ सकते हैं, 100, 1000, लाख, करोड़, जितने भी चाहे सब आके मिल सकते हैं, किसी बात पे डिस्कशन कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, मजदूर यूनियन बनाइए, ट्रेड यूनियन बनाइए, जो बना, आप धार्मिक संगठन बनाइए, कश्मीर से कन्याकुमारी, जो आप कर सकते हैं वो करिए। उसके बाद आप इधर से उधर से जा सकते हैं, जैसे मैंने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी, कहीं भी जा सकते हैं। आप किसी जगह रह सकते हैं, आप जाके मालदीव में बस जाइए, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मालदीव नहीं, लक्षद्वीप, सॉरी, मालदीव तो विदेशी हो गया। कोई भी नौकरी कर लीजिए, कोई भी ऑक्यूपेशन ले लीजिए, आपके ऊपर है, कोई बाध्यता नहीं है। ये दूसरी चीज़ ये है कि आपकी ज़िंदगी आपकी है, आपकी ज़िंदगी कोई ले नहीं सकता, और आपकी लिबर्टी, आपकी पर्सनल फ्रीडम कोई नहीं ले सकता, एक्सेप्ट आपने कुछ गलत काम ना किया हो। अगर आपने कुछ लॉ के खिलाफ काम किया है, चोरी की है, मर्डर किया है, या कोई गलत काम किया है, कोई फ्रॉड किया है, तब तो फिर साहब आपको जेल जाना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी भी ली जा सकती है और आपकी फ्रीडम भी ली जा सकती है, आपको जेल में डाला जा सकता है। अगर आप नॉर्मल आदमी हैं, कुछ गलत काम नहीं करते हैं, आपके दिमाग में गलती नहीं है, तो फिर आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये राइट मिला हुआ है कि ज़िंदगी जीजिए, आराम से जिए। अगर गवर्नमेंट या पुलिस ऑफिसर आपको पकड़ता है, अगर एक किसी आरोप में आपको पकड़ता है, तो उनके पास एक लीगल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ये कोई नहीं कि आपकी कॉलर पकड़ी, आपसे गुस्सा है और जाके चल तेरे को मैं जेल में डालता हूँ, ये नहीं कर सकते वो। उनके पास एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए, और वो चीज़ उनको प्रूव भी करनी पड़ेगी जाके कोर्ट में कि इसने ये किया है, एविडेंस देने होंगे। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसी बात मत करिए, चाहे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, ऐसी कोई लाइन मत लिखिए या ऐसा कोई काम फॉरवर्ड मत करिए जिससे दंगा भड़क सकता हो या गलत बात आप कह रहे हो जो समाज में विभाजित करता है या विभेदता पैदा करता है। आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते अगर आप गलत बयानी कर रहे हैं, यानी कि आप किसी की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं गलत बात कह के। तो वहां पर अगर आप किसी के में आरोप लगा रहे हैं और वो आरोप गलत है या किसी पे भद्दा आरोप लगा रहे हैं, तो इस मामले में भी आप एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग। जैसे मैंने आपको एक एक करके बताया कि जो लोग हैं, हम और आप, हम मीटिंग कर सकते हैं। हम मेरे घर में 100 लोगों को बुला लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में 40 लोग आ जाए, खाना खिला दीजिए, किसी को बातचीत कर लीजिए, या दुआ पढ़ लीजिए, या गायत्री मंत्र का पाठ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मीटिंग होगी वो पीसफुल होनी चाहिए। यानी अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि पब्लिक में डिसऑर्डर हो जाए, आप गायत्री मंत्र पढ़ रहे हो और बगल वाला परेशान हो रहा है, या डिस्को कर रहे हैं और बगल वाली में एक कैंसर का मरीज हो, तो यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो मीटिंग कर रहे हैं आप, वहाँ पर किसी के पास हथियार नहीं होने चाहिए। अगर वेपन हुए तो फिर आप गए।
सिटीजन हम लोग एसोसिएशन बना सकते हैं, जैसे फैक्ट्री है, मिल है, वहां पर आप यूनियन बना सकते हैं, वर्कर यूनियन हो सकता है। और वहां पर यूनियन में आप, जैसे यूनियन होता है ना, तो अपनी अपनी बातों को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमें ये दे दीजिए, हमें भत्ता नहीं मिला, हमारा पैसा मत काटिए, हमारी जो वर्किंग कंडीशन है उसको ठीक करिए। इसके लिए काम किया जा सकता है। अब है फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, लेंथ एंड ब्रेथ, 30 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तक है, हम लोग बहुत बड़ा देश है। आप कहीं से कहीं चले जाइए, आप गुजरात से उठ के जाइए मिजोरम में रहिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। इसके अलावा एक और चीज बताता हूं, इसमें जॉब का है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कल आप जूते का काम करने लगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ऑक्यूपेशन आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि बंधुआ मजदूरी करो, कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि बेगारी करो। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी की जिंदगी और किसी की पर्सनल लिबर्टी, आपकी जो मैं खुद की निजी स्वतंत्रता है, उसको मैं नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। आप अपनी जिंदगी आराम से जिए, स्वतंत्र होकर जिए। लेकिन अगर आपने, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ गलत काम किया है, कुछ ऐसा काम किया है जो समाज के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ है, देश के कानून के खिलाफ है, तो फिर आपकी लाइफ और लिबर्टी फिर आपकी नहीं होती, क्योंकि आपने उसका मिसयूज किया है। जैसे मैंने कहा कि एक गवर्नमेंट या फिर एक पुलिस ऑफिसर वो तब तक आपको नहीं पकड़ सकता जब तक आपने कुछ गलत काम नहीं किया है, या उनके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन हो, कोई कानूनी उनके पास जस्टिफिकेशन हो, तभी आपको पकड़ा जा सकता है। लेकिन अगर आपको पकड़ भी लिया गया, अगर आपको आरोपी भी बना लिया गया, तब भी आप एक इंसान हैं, आपकी भी इज्जत है। आप जब तक केवल आरोपी हैं, ऐसा नहीं कि आप वो बन गए, कन्विक्ट हो गए, जब तक कन्विक्ट नहीं हो जाते। तो एक आदमी जिसको अरेस्ट किया जाता है और डिटेन किया जाता है, पकड़ा जाता है, कस्टडी में लाया जाता है, उनको बताना पड़ता है कि भाई आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, क्यों डिटेंशन किया गया था, आपको क्यों पकड़ा जा रहा है। आपके पास पूरा राइट है पूछने का कि आप मुझे किस कानून में या किस कारण से पकड़ रहे हैं। ये पहली चीज हो गई। उसके बाद जो आदमी अरेस्ट हो रहा है, जैसे मान लें मैं अरेस्ट हो जाता हूं, तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर रही है, तो पुलिस मुझे 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने लेके जाएगी, एक मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगी। ऐसा नहीं कि पकड़ के डाल दिया 7-7 दिन तक, 10-10 दिन तक पड़े हुए कोठरी में, काल कोठरी में, ऐसा नहीं हो सकता। 24 घंटे के अंदर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने आपको पहुंचाना पड़ेगा, यह जरूरी हो जाता है। उसके बाद आता है कि कोई भी आदमी पकड़ा गया, मैं पकड़ा गया, उसके बाद मुझे वकील मिलना चाहिए और मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूं। तो एक लॉयर, या ये कहें कि वकीली या कानूनी मुझे हेल्प मिले। अगर मान लीजिए गलत भी किया है, अगर गलत भी किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी मानव अधिकार देता है, क्योंकि वो भी इंसान है ना। पहले पूरी सिचुएशन जानी जाती है, फिर कहा जाता है उसको, एकदम से वही नहीं कहा जाता कि इसी ने किया हुआ है, यही गलत है। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार होता क्या था, पहले लोगों को बेचा जाता था, खास तौर पे लड़कियों को, औरतों को बेचा जाता था। आदमियों को इसलिए क्योंकि वो मजदूर का काम करते थे। तो ये जो ट्रैफिक है, एक खरीदना बेचना और इधर से उधर ले जाना, एक देश से दूसरी जगह देश ले जाना, लेबर की तरह, बेगर की तरह। तो फोर्स लेबर, अगर आपको फोर्स लेबर की तरह काम कि भाई ये काम करो, और आप पे दबाव है कि तूने मेरे से इतने पैसे लिए, काम कर, अगर तूने काम नहीं किया मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप डर है, गरीब आदमी तो हमेशा डरा होता है, तो वो फोर्स लेबर नहीं कर सकते, आप भीख नहीं मंगवा सकते आप किसी से। इसके अलावा चाइल्ड लेबर, अब देखें, जो भी 14 साल या 14 साल से कम का बच्चा है, आप उसको कभी भी काम नहीं करवा सकते, और क्योंकि ये एक बच्चा है अभी। चाइल्ड लेबर, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ जो जो चीज़ बताई वो यहाँ लिखी है, दर्ज है, कि 3 चीज़ें इसमें आती हैं, बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ईविल्स हैं। ये शोषण इस तरीके से किया जाता है कि एक मनुष्य या एक समाज या एक ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ करता है। ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, खरीदना और बेचना नहीं हो सकता, और ख़ास तौर पे लड़कियों और औरतों के साथ ये ज़्यादा होता है। इमोरल पर्पसेस आप समझ सकते होंगे किस लिए किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जिसे हम बेगार कहते हैं, बेगार मतलब ये होता है, बेगार में क्या होता है कि आप काम कराते हैं और पैसा नहीं देते। बेगारी मतलब होता है
कि आप काम कराते हैं लेकिन उसको पैसा नहीं देते, और या फिर इतना कम पैसा देते हैं जिससे उसका काम नहीं चल सकता। 100 रुपये का काम 2 रुपये में कराएंगे, 10 रुपये में कराएंगे, तो ये बेगारी होती है। और ये अगर ये पुश्तैनी चली आ रही है तो इसको हम कहते हैं बॉन्डेड लेबर। माँ बाप ने कुछ पैसा लिया, बेटे ने काम किया, फिर बेटे का बेटा भी काम करेगा, सारे लोग जमींदार की ज़मीन पे काम किए जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कुछ नहीं है, वो बंधुआ मजदूर हो चुके हैं, बांधे हुए मजदूर, जैसे गाय को नहीं बांधते हैं खूंटे से, उस तरीके से। अब बच्चे, मैंने जैसे बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 14 साल से कम जो बच्चे हैं वो कोई ऐसा, वैसे तो वो काम ही नहीं कर सकते, या अगर ऐसी काम अगर आपने सोचा कि डेंजरस जगह पर, रेलवे हो गया, पोर्ट हो गया, या कहीं पे पटाखे की फैक्ट्री है, या बीड़ी सिगरेट, यहाँ पर आप नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया, फायर क्रैकर, मैचेस, प्रिंटिंग, डाइंग, ये वो सारी जगह है जहाँ पर जो बढ़ता बच्चा है वो परेशान हो सकता है, या ये कहें कि उसके शरीर को दिक्कत हो सकती है आगे चल के। और बच्चे को तो वैसे भी काम नहीं करना चाहिए, ये समय होता है उसके बढ़ने का, पढ़ने का, समाज के लिए तैयार होने का, देश के लिए तैयार होने का। इस समय आप उससे काम नहीं करा सकते, ये ऑफेंस है। अगर आप किसी भी छोटू को देखें, चाहे कि दुकान पे 14 साल से कम है, तो सीधा रिपोर्ट करिएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक बड़ा मैटर है ये, यही असली फसाद की जड़ है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में एक रेनबो कंट्री है हिंदुस्तान, इसका मतलब बहुत अच्छे कलर है, सारे रिलीजन आप नाम गिना दीजिए, मैं आपको बताऊंगा, वो सारे के सारे यहाँ पर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जितने क्रिश्चियन, सब। तो सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, यानी धर्म के लिए निरपेक्ष, निरपेक्ष यानी किसी पक्ष, निष्पक्ष, किसी के पक्ष में नहीं है। इसका मतलब गवर्नमेंट जो है वो आपसे रिलेटेड है, वो आपके भगवान के साथ क्या रिश्ता है, उससे सरकार को क्या मतलब, सरकार को क्या करना, आपका लेना देना किसके साथ है, आपके गॉड के साथ। इसका मतलब सरकार मेरे से मतलब है एज अ सिटीजन, मैं क्या नमाज पढ़ता हूं, या मैं पूजा करता हूं, या फिर मैं प्रेयर करता हूं, गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं होना चाहिए, ना दखल होना चाहिए। यानी कोई भी रिलीजन आप मानना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, किसी भी धर्म को आप मानते हैं, लोगों को कह सकते हैं कि मेरे रिलीजन में अच्छा है, इसको फॉलो करिए, उसको अपने धर्म में लाने की कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी धर्म की अच्छी बातें सुन के अगर कोई आपके धर्म में आता है तो बहुत अच्छी बात है। आप कहीं भी, आप ट्रेन की सीट पे बैठ के आप पूजा भी कर सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप किसी को परेशान नहीं कर सकते, ल्योर नहीं कर सकते कि देखो ऐसा है, आप ना ये धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ, मैं आपको इतना पैसा दूंगा और ये चीज़ें दूंगा, ये आपको फैसिलिटी दूंगा। मैं बता नहीं सकता हूँ क्या क्या फैसिलिटी लोग ऑफर करते हैं, लेकिन प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारे धर्म में आ जाइए, हम आपको ये आर्थिक मदद करेंगे और आपको ये चीज़ें होगी। तो ये गलत हो जाएगा, ये ल्योरिंग गलत है, ये फंसाना गलत है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम पहले देखते थे कि एनिमल्स को, जानवरों को कत्ल कर दिया जाता था, उनकी बलि दी जाती थी, आदमियों की, बच्चों की बलि दी जाती थी। सुपर नेचुरल फोर्सेज, जो काला जादू और भगवान और ये सब जो इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक चीज़ें होती थी, तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि औरतों को छोटा मानना, ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ऐसी धार्मिक मान्यताएं जिसमें औरतों को आप कमतर माने, ये सब बिल्कुल ख़त्म करना है, ख़त्म होनी चाहिए, ख़त्म हो गई ऑल्सो। जैसे आप ये नहीं फोर्स कर सकते कि अगर कोई विडो हो गई, इसमें इस औरत का क्या है कि भाई आदमी मर गया उसका, आप उसका गो गंजा करा देते हैं, आप उसको कहते हैं सफ़ेद साड़ी पहन के रहे, कोई आप मेकअप नहीं कर सकते। ये गलत है ना, ये सब गलत है और गलत हो चुका है, हम लोग सब जानते हैं, इसको मानते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा गवर्नमेंट के लिए कोई भी रिलीजियस साइन नहीं होगा। सरकार चाहे किसी भी देश की हो, किसी भी स्टेट की हो, वहाँ कोई भी धर्म पॉपुलर क्यों ना हो, वहाँ पर गवर्नमेंट किसी को भी नहीं मानेगा, कोई भी रिलीजन को नहीं मानेगा, सब रिलीजन की आदर करेगा। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब यह है कि आप सऊदी अरब में जाएगी, इसका एक रिलीजन है,
इस्लाम रिलीजन है। इसी तरीके से पाकिस्तान का जाएंगे तो वहाँ एक रिलीजन है। ऐसे आप कई ऐसे देश हैं जहाँ पर रिलीजन माना गया है। जैसे आप वहाँ चले जाइए, श्रीलंका, बुद्धिज्म वहाँ पर रिलीजन इस तरीके से मान्यता प्राप्त है। लेकिन हिंदुस्तान का कोई रिलीजन नहीं है, जबकि यहाँ 81% जो हिंदू हैं। लेकिन हिंदुओं ने इतना अच्छा माहौल कर रखा है कि उन्होंने सबको इज्जत दे रखी है, इसलिए सब मानते हैं। इसलिए हिंदुओं को भी कोई रिलीजन नहीं चाहिए, क्योंकि वो रिलीजन सबको समावेशी रिलीजन है हिंदू। तो हर एक वर्किंग जो आप कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं, मान सकते हैं। इसी तरीके से कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं। ये ऐसा होता है कि जैसे मैंने कहा कि आप मेजॉरिटी में हैं। अब मेजॉरिटी में जब आप होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो थे, जिन्होंने बनाने वाले, उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि आप मेजॉरिटी में हैं तो आप पावरफुल हैं, आपके लोग ज़्यादा हैं। लेकिन जो लोग कम हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी भाषा, उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, उनके धर्म का क्या हो सकता है, उसको दबा दिया जाए, हो सकता है उसको ख़त्म कर दिया जाए समय के अनुसार किसी भी तरीके से। जैसे श्रीलंका में जिसने जो सिंहली लोगों ने बाकी तमिल और बाकी लोगों को दबाने की कोशिश की, उनसे कहा कि आप सब बुद्धिस्ट बन जाओ। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक सेक्शन है जिसका अपनी भाषा है, अपना संस्कृति है, वो संरक्षित उसको रख सकता है। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो सरकार चलाती है या गवर्नमेंट का पैसा उसको मिलता है, वो किसी भी सिटीजन को मना नहीं कर सकती उसके रिलीजन और लैंग्वेज के बिहाफ पे। यानी आप इस भाषा को आपको नहीं लेंगे, इस जगह से आए हो हम नहीं लेंगे, इस धर्म को हम नहीं लेंगे, ये नहीं कर सकते। जितनी मिनॉरिटीज़ हैं जिनकी कम जनसंख्या है, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकती हैं। यानी क्रिश्चियन के पास क्रिश्चियन स्कूल हो सकते हैं, हिंदू जो है वो आश्रम रख सकते हैं, मुसलमान जो है वो मदरसा रख सकते हैं। सब अपने अपने जो जहाँ पर वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना धर्म बता सके बच्चों को, वो रख सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर बताया है कि ये आपकी सांस्कृतिक और शैक्षणिक फ्रीडम है। अच्छा, माइनॉरिटी का मतलब हम हमेशा समझते हैं कि भाई मुसलमान और सिख और क्रिश्चियंस ही माइनॉरिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है। केवल ये नहीं होता कि धर्म के आधार पर। पंजाब में आइए आप, पंजाब में तो मोस्टली पंजाबी है। पंजाब में पूरे ही पंजाबी दिखेंगे आपको। तो पंजाब में मेजॉरिटी होगी। लेकिन आप आ जाइए कहीं और, मान लीजिए आंध्र प्रदेश में आ जाइए, कर्नाटका में आ जाइए, आंध्र प्रदेश में आ जाइए, तो वहाँ पर आपको पंजाबी कम मिलेंगे। तो पंजाबी यहाँ माइनॉरिटी हो गई। पंजाबी लोग जो पंजाब में मेजॉरिटी है, वही कर्नाटका में माइनॉरिटी हो जाते हैं। आप समझ गए? तो रिलीजियस माइनॉरिटी के अलावा भाषाई तौर पे भी आप माइनॉरिटी कहेंगे, या फिर और भी तरीके से रिलीजियस और सबको मिला के माइनॉरिटी बनती है। कोई ऐसा नहीं कि आप एक ही तरीके से माइनॉरिटी समझने लगे। कैसे हम इनके राइट्स को सिक्योर करेंगे? अब मूल अधिकारों को रोकना बचाना भी तो है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे 6 जो मूल अधिकार है, उसमें जो 6वां अधिकार है वो इसीलिए है कि बाकी जो 5 अधिकार है उनको संरक्षित किया जाए, उनको बचाया जा सके। तो बेसिकली जो आखिरी राइट है वो राइट नहीं है, वो तरीका है कि जो बाकी 5 राइट है उनको एक तरीके से बचाया जा सके। तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस इज द राइट। ये बाकी राइट को इफेक्टिव बनाता है, बाकी राइट्स को संरक्षित करता है, बाकी राइट्स रखने में, मूल अधिकारों को अधिकार बनने में सहायता करता है। इसीलिए ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलग से कोई राइट नहीं है। ये 5 जो राइट है हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट है ये। तो फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे ब्रीच होते हैं, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, कोई भी करता है, सरकार करती है, लोग करते हैं, कोई भी करता है, तो फिर मौलिक अधिकारों का हनन, इम्पीचमेंट, इन्फ्रिंजमेंट, वायलेशन, जो भी शब्द आप कह लें, तो यहाँ पर क्या होता है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप सीधा हाई कोर्ट चले जाइए। इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसीलिए नहीं कहा था कि भाई ये जो 5वां वाला जो अधिकार है, ये तो आत्मा है, दिल है संविधान की हार्ट और आत्मा, सोल और हार्ट, ये कौन है? अंबेडकर साहब ने कहा था कि ये वाला राइट इतना इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट्स ये गारंटीड है, चाहे वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हो, चाहे कोई भी ये संस्था हो, फंडामेंटल राइट्स आपको गारंटी में मिले हुए हैं। कोई अगर आपकी फंडामेंटल राइट लेता है तो, या लिमिट करने की कोशिश करता है, तो आप ध्यान रखें कि ये
ये इनवैलिड है, यह गलत है। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन आपके मूल अधिकारों के खिलाफ जाता है, रोकता है, डराता है, धमकाता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं। यही आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास पावर होता है कि वो रिट जारी कर सकते हैं, रिट WRIT, ताकि ये फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स किया जा सके, मूल अधिकार को हनन जो हो रहा है उसको रोका जा सके। थोड़ा सा मैं और बताऊं, अगर कोई वॉल्यूशन हो जाता है फंडामेंटल राइट्स का, जैसे मैंने आपको कहा था, आप कोर्ट में जा सकते हैं, सीधा कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन एक ही चीज में और है, अगर आपको कोई दिक्कत है आप कोर्ट चले जाएंगे, आप ठीक ठाक हैं, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर मैं आपको देखता हूं आप प्रॉब्लम में हो और आप गरीब हैं, आप गुरबा हैं, आप नहीं जा सकते कोर्ट, तो फिर मैं क्या करूंगा, आपके बिहाफ पे कोर्ट में PIL दायर करूंगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका दायर करूंगा और आपके बिहाफ पे कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर आप ये पोस्ट कार्ड भी भेज देते हैं ना कोर्ट में, केवल एक पोस्ट कार्ड भी भेज देते तो भी पोस्ट कार्ड मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब अगर जज को लगता है कि आपके पोस्ट कार्ड में जो चीज़ लिखी है उस पर वाकई में ध्यान देना चाहिए और ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन वाकई में हो रहा है, तो ये पोस्ट कार्ड भी काम कर लेगा। आप देखें, तो जहाँ से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से आज तक हमारा जो स्कोप है, हम ये कहें मूल अधिकारों का जो दायरा है वो बढ़ता रहा है, ग्रो करता रहा है। कैसे? तो फंडामेंटल राइट तो आपके पास है ही, वो तो आप सीख ही गए, वो तो सारे राइट्स हैं, है ना, आप बहुत सारे राइट्स मिल गए। इसके अलावा और भी राइट्स हैं जो इस फंडामेंटल राइट के अलावा आपको मिले हैं। वो कई ऐसे जो जिसमें कोर्ट ने कुछ रूलिंग दी या फिर सरकार ने कुछ बनाए, तो आपके राइट्स बड़े ही हैं, मतलब बड़े हैं, इनमें इंक्रीमेंट हुआ है। फंडामेंटल राइट जो है वो एक तरीके से सोर्स है, उद्गम है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉ है, संविधान और कानून भी हमको बहुत सारे राइट देता है। ये बड़े हैं, नंबर में इसका इंक्रीमेंट हुआ है। अलग अलग गवर्नमेंट आती है, अलग अलग लॉ बनाती है, अलग अलग रूल बनाती है, रेगुलेशन बनाती है। जैसे राइट अगर मैं बताऊं, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया, मतलब प्रेस की फ्रीडम होगी, मीडिया की फ्रीडम होगी। इंफॉर्मेशन, राइट टू इंडिकेशन मतलब ये है कि आप RTI डाल सकते हैं, 2005 का एक्ट है, कांग्रेस ने बनाया था। आप किसी भी गवर्नमेंट में एक 10 रुपए खर्च करके एक कागज भेजिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए वो फटाफट मिलेगी 1 महीने के अंदर। एजुकेशन मतलब ये है कि एक उम्र तक बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों के लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, आप आइए पढ़िए सरकारी स्कूल में, आपको मिड डे मील भी मिलेगा। और 8वीं तक तो कई स्कूलों में, कई बोर्ड्स में ऐसा है कि आप फेल नहीं कर सकते बच्चे को, 8वीं तक उनको पास करना ही करना है। स्कूल एजुकेशन जैसे मैंने आपको बताया, और राइट टू इंफॉर्मेशन जो आपको मैंने अभी बताया, और राइट टू लाइफ, जिंदगी की जो लाइफ की जो राइट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे, है ना। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू वोट। अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, पहले 7 हमारे मूलाधिकार हुआ करते थे जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी था, लेकिन कुछ गवर्नमेंट और न्यायपालिका के बीच में कुछ टसल हुई, फिर ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको हटा दिया गया, इसलिए अब 6 राइट्स हैं। तो राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम संविधान की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका की हम बात कर चुके हैं। साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से जो अपने सिटीजन्स को, लोगों को जो अधिकार दिए हैं वो सबसे ज्यादा हैं, सबसे बड़े हैं। साउथ अफ्रीका से ज्यादा व्यापक तौर पे अधिकार किसी और कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिए हैं आज तक। प्राइवेसी का एक राइट है, यानी आप साउथ अफ्रीका में आपका फोन नहीं टैप किया जा सकता, आपका घर नहीं सर्च किया जा सकता, आपका कम्युनिकेशन नहीं सुना जा सकता। ये राइट है एक सिटीजन का, राइट टू प्राइवेसी, मेरी प्राइवेसी मेरी प्राइवेसी है। राइट टू इन्वायरमेंट, हर एक आदमी का ये राइट है कि वो साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहे, उसकी हेल्थ, उसकी वेलबींग, उसका स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें उसके राइट में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है साहब। अगर कोई भी एनवायरनमेंट है जो हार्मफुल है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक सिटीजन को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी जगह दे। एडुकेट हाउसिंग मतलब रहने की जो व्यवस्था है, सरकार करेगी रहने की व्यवस्था। अगर कोई बेचारा
जो होमलेस है तो। इसके अलावा हेल्थ केयर, खाना, पानी, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें हैं। और कोई इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट है, किसी को बिल्कुल एक ज़रूरी जिसे कहते हैं आपातकालीन मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो कोई भी हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता, कोई सरकार मना नहीं कर सकती। ये संविधान में लिखा है, संविधान में, बहुत बड़ी बात है ये। तो साउथ अफ्रीका से हमें सीखना चाहिए और इसको इन्फोर्स भी करना चाहिए। तो शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।